नमस्कार बच्चों, मैं कपिल देव त्यागी, आपका गणित अध्यापक। आज हम कक्षा 12 के अंदर सातत्य और अवकलनीयता इस टॉपिक पे आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको कहना चाहूँगा कि वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करते रहिए, जिससे कि आगे आने वाली जो वीडियो हो आपको मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं अब आपके टॉपिक पर। टॉपिक है आपका सातत्य और अवकलनीयता। देखिए, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी ये हमने पढ़ लिया था। कॉन्टिन्यूटी चेक करने का तरीका, डिफरेंशिबिलिटी अवकलनीयता चेक करने का तरीका और इसके बेसिक फॉर्मूले वो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं स्पष्ट फलनों का अवकलन करना। अब देखिए, यहाँ पर आज हमने स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया है, स्पष्ट फलन। इसका क्यों किया? क्योंकि आज जो आपकी एक्सरसाइज 5.3 है, इसमें हम अस्पष्ट फलनों का अवकलन पढ़ेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं स्पष्ट और अस्पष्ट में अंतर क्या था। स्पष्ट फलन, स्पष्ट फलन क्या थे? एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं आप इन्हें। ये थे, आपको दिया जाता था y = f(x). इस फॉर्म में आपको प्रश्न दिया जाता था और आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल दिया करते थे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर आपका dy/dx आ जाया करता था लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर जो भी आपका फॉर्मूले अप्लाई होते थे, एप्लीकेबल होते थे, उन्हें आप इसमें लगाकर इसका डिफरेंशिएशन निकाल लिया करते। जैसे y = x sin x। तो अब इसमें स्पष्ट क्या है? स्पष्ट आपको इसमें बताया गया था कि y यहाँ पर आपका डिपेंडेंट फंक्शन होता है और x आपका इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि x यहाँ पर आपका स्वतंत्र चर है और y आपका प्रतंत्र चर है। तो इसे आप y के लिए, यानी कि प्रतंत्र चर के लिए, डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए आप इसे इक्वेशन को सॉल्व करके और डायरेक्टली dy/dx निकाल लिया करते थे। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप dy/dx निकालते थे, इसका फॉर्मूला लगा के आप डिफरेंशिएशन कर लिया करते थे। आज हम बात करेंगे, ये आपको बताया गया था कि ये आपके प्रतंत्र चर हैं, ये x आपका क्या हुआ करता था? स्वतंत्र चर। क्लियर है आपकी ये बात? तो ये डिपेंडेंट है आपके, डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आज हम बात करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन की, यानी कि अस्पष्ट फलनों की। अस्पष्ट फलन में क्या है कि आप फलन को y के लिए सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि लेफ्ट साइड में y लेके राइट साइड में x को इकट्ठा नहीं कर सकते। उसके लिए सॉल्व करना आपका या तो मुश्किल होता है या असंभव होता है। तो उस कंडीशन को आप बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी कि अस्पष्ट फलन। देखिए, समझिए इसे। अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन, ये क्या है आपके पास? ये आपको दिया जाएगा, इसकी फॉर्म आपके पास होगी f(x,y) = 0, यानी कि सब कुछ आपका x और y इस तरीके से मिक्स होगा कि आप उसे हल नहीं कर सकते, ना x के लिए ना y के लिए। ठीक है, और y के लिए आप उसे हल नहीं कर सकते तो डायरेक्टली आप dy/dx नहीं निकाल सकते। तो डिफरेंशिएशन आपको उसमें करने के लिए सबसे पहली बात यह है, ध्यान आपको ये देना है कि आपसे निकलवाया क्या जा रहा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन में हम ये भी नहीं कह सकते कि कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है, जब तक कि हमें प्रश्न ना दिया जाए। प्रश्न में यदि आपको दे रखा है, इसमें ध्यान देना है कि आपको dy/dx निकालना है, ये आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब है y आपका यहाँ पर डिपेंडेंट हो गया, यानी कि प्रतंत्र चर हो गया, और x जो नीचे लिखा हुआ है वो आपका
स्वतंत्र चर हो जाएगा। तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि इम्प्लिसिट फंक्शन के अंदर, अस्पष्ट फलन के अंदर स्वतंत्र कौन है और प्रतंत्र कौन है। मान लीजिए आपको यहां पर dx ओवर dy दे दिया जाता है, तो इस कंडीशन में अब की बार आपका प्रतंत्र कौन हो गया, x हो गया, और स्वतंत्र आपके पास कौन हो गया, y हो गया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप प्रतंत्र चर का, यानी कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जब भी आप उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूले तो वही यूज करेंगे जैसे कि x का होता है। मान लीजिए आपको y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऐसे ही आप करेंगे, 2y होगा। बट क्योंकि अगर ये डिपेंडेंट है आपका, तो इसके साथ इसका डेरिवेटिव जरूर लिखेंगे। ठीक है, इस बात का आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में ध्यान रखना है, फॉर्मूले वही यूज करेंगे। बट जब भी आप y का डिफरेंशिएशन करें तो y का डिफरेंशिएशन x की ही तरह करेंगे, और क्योंकि ये डिपेंडेंट है तो उसके साथ उसका डेरिवेटिव जरूर लिखेंगे। अब ज़्यादा आपको प्रश्नों में समझ में आ जाएगा। प्रश्न हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 से। चलिए देखिए, पहला ही प्रश्न देखिए 5.3 का। प्रश्न में देखिए स्पष्ट आपको लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से dy ओवर dx ज्ञात कीजिए। dy ओवर dx इसका मतलब y को आपको प्रतंत्र लेके चलना है और x को आपको स्वतंत्र मान के चलना है। चलिए पहला ही प्रश्न हम करते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x के। देखिए ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, यानी कि ये आपका अस्पष्ट फलन नहीं है, इसे आप y के लिए हल कर सकते हैं। देखिए अगर y के लिए इसे हल करते हैं हम, तो 3y इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है साइन x माइनस 2x। ठीक है, और ये 3 भी इधर से आपका अपॉन में चला जाएगा। तो अब आपका इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कर सकते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर, चाहे तो आप ये लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और चाहे ये लिखें कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए क्या होगा, dy ओवर dx, y का तो dy ओवर dx लिखा ही करते थे आप। अब यहाँ पे 1/3 तो बाहर कॉमन आ जाएगा, साइन x का करेंगे तो कोस x, और x का करेंगे तो 1, और 2 उसकी गुणांक है तो उसे छेड़ेंगे नहीं आप, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली करना है लाइक ए इम्प्लिसिट फंक्शन, एक अस्पष्ट फलन की तरह, तो आप लीनियरली इसका डिफरेंशिएशन करते चले जाइए। कैसे, 2x का करेंगे सबसे पहले, यहां भी वही आपको लाइन लिखेंगे, या तो वो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अदरवाइज आप लिखेंगे x के सापेक्ष सब अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक, देखिए 2 तो गुणांक है, इसे तो आप कुछ कहेंगे नहीं, तो आपको डिफरेंशिएट किसे करना है, x को, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और 2 आपके पास जो का तो रखा रहेगा, तो 2 प्लस में 3। इसी तरीके से y का डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डिफरेंशिएशन भी 1 ही होगा, वेरिएबल तो है ही आपके पास, बट ये आपका डिपेंडेंट है, इस वजह से 1 तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, और इसका डेरिवेटिव आपको इसके साथ लिखना पड़ेगा dy ओवर dx, और इधर sin x का करेंगे तो वो आपके पास cos x। ठीक है, अब वही 2 को तो इधर ले जाइए, क्योंकि वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, dy ओवर dx की। अब यहाँ से हमें इसे dy ओवर dx के लिए सॉल्व करना है, dy ओवर dx को बाईं तरफ रखना है, और बाकी सबको आपको दाहिनी तरफ लेके जाना है। तो पहले 2 को लेके जाएंगे इधर, तो इधर आ जाएगा 3 × dy ओवर dx इक्वल्स टू कोस x माइनस 2। अब ये 3 अपॉन में जाएगा, देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 1/3, और ये कोस x माइनस 2। तो आंसर तो सेम आया, क्योंकि ये आपका अस्पष्ट फलन नहीं था, आप इसे स्पष्ट में कन्वर्ट कर सकते थे। अब आगे प्रश्नों में कुछ प्रश्न आपको ऐसे दे रखे हैं जो इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं, यानी कि अस्पष्ट फलन के रूप में दिए गए हैं, उन्हें आप इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। दोनों मेथड आपके यूज नहीं होंगे, आप इस तरीके से लिनियरली उसका डिफरेंशिएशन करते चले जाएंगे। करते हैं, चलिए आगे के प्रश्न देखिए। जैसे प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, दूसरे प्रश्न में आपको दिया गया है, दूसरे प्रश्न में देखिए आपको दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। तो अब आप इसे y के लिए हल नहीं कर सकते। ठीक है, y को बाईं तरफ छोड़ें और बाकी सबको दाहिनी तरफ ले जाएं, इस तरीके से आप उसे हल नहीं कर सकते। y बराबर fx के रूप में ये आ जाए, तो हम इसे लीनियरली
डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो वही लाइन लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वही आपका 2x का तो 2 आ गया, प्लस में 3y का 3 आ जाएगा, और क्योंकि y का कर रहे हैं तो dy ओवर dx आएगा। इधर साइन y का करेंगे तो कोस y, फॉर्मूले वही जैसे कि आपके x के लगते थे, बट क्योंकि ये आपका y का फंक्शन है तो इसके साथ में क्या, इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा dy ओवर dx। अब आपको ये dy ओवर dx के लिए सॉल्व करना है, तो जितने भी dy ओवर dx आपके लीनियरली आपको मिल रहे हैं उन्हें सबको बाईं तरफ लाइए और बाकी सबको दाहिनी तरफ लेके जाइए, तो ये इधर आ जाएगा, 3 तो ऑलरेडी था ही, 3 dy ओवर dx, इधर से ये आगे इक्वल से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा कोस dy ओवर dx, और ये 2 एक्स्ट्रा था जिसके पास dy ओवर dx नहीं था, इस 2 को हम इधर लेके चले जाते हैं, ठीक है। अब दोनों में से dy ओवर dx को कॉमन लेना है, dy ओवर dx, यहाँ से आपके पास बचेगा 3 और माइनस में कोस y, सॉरी यहाँ पे कोस y, ठीक है, और इधर -2। अब आप dy ओवर dx आपके पास अकेला रह सकता है, इसे सारे के सारे को बटे में ले जाएंगे तो -2/3 माइनस कोस y, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आप डेरिवेटिव्स लिखें तो ध्यान, जब भी आप y का डिफरेंशिएशन करें तो ध्यान रखें उसके साथ उसका डेरिवेटिव लिखें, और डेरिवेटिव के लिए फिर आपको इक्वेशन को हल करना होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है आपका, तीसरा भी आपका ऐसा ही, चौथा करते हैं, प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में आपको दिया गया है xy प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में इक्वल्स टू 10x प्लस में y, ये आपके पास प्रश्न है। तो अब आप इसे वही लीनियरली डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे, वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करना शुरू कीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अब आपके पास 2 फलन हैं, ठीक है, तो गुणन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जब आपको 2 फंक्शंस की गुणा दे रखी हो तो पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा जो कहते हो पहले का अवकलन, तो उस तरीके से पहले का अवकलन करेंगे x का तो 1 हो जाएगा, y जो का त्यों रखना है आपको, प्लस में अब की बार x जो का त्यों रखना है और y का करेंगे 1, और क्योंकि y आपका डिपेंडेंट है तो उसके साथ क्या जाएगा dy ओवर dx, ठीक है। प्लस में आगे बढ़िए, अब आता है वाई स्क्वायर का ऐसे ही करेंगे जैसे एक्स स्क्वायर का करते थे, 2x होता था, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर का भी 2y होगा, बट क्योंकि डिपेंडेंट है तो इसके साथ इसका डेरिवेटिव चलेगा dy ओवर dx इक्वल्स टू, अब इधर आ जाइए 10x का करेंगे तो सेक स्क्वायर x, प्लस में y का करेंगे तो वही 1 आएगा, बट क्योंकि आपका डिपेंडेंट है तो dy ओवर dx। अब देखिए इसे डिफरेंशिएट करने के बाद 3 जगह पे आपके पास dy ओवर dx आया, 1, 2 और 3, तो इन dy ओवर dx को सबको इक्वल से बाईं तरफ लेके आएंगे और बाकी सबको दाहिनी तरफ लेके जाएंगे। तो देखिए x इंटू dy ओवर dx ये ऑलरेडी रखा हुआ था, प्लस में 2y इंटू dy ओवर dx ये भी आ गया, और ये जो इक्वल टू से दाहिनी तरफ रखा हुआ था प्लस में ये भी इधर आएगा माइनस में dy ओवर dx बराबर, इधर क्या हो गया सेक स्क्वायर x तो रखा ही हुआ था, और ये y जो बचा हुआ था इसे भी इधर ले जाइए माइनस में y। अब इन तीनों में से dy ओवर dx को कॉमन ले लीजिए, dy ओवर dx आपने कॉमन लिया तो यहाँ से तो x बचा, यहाँ से प्लस में 2y बचा, और यहाँ से माइनस में 1 बचा, और इधर आपके पास रखा हुआ है सेक स्क्वायर x माइनस वाई। अब ये पूरा का पूरा इसके अपॉन में चला जाएगा, तो आपके पास dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर x माइनस वाई तो ऊपर रहेगा, और अपॉन में ये पूरा का पूरा x प्लस 2y माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से जहां भी आपको अगर 2 फंक्शन दिखते हैं तो उन्हें 2 फंक्शन वाले मेथड से करेंगे। अगर क्वोशंट रूल दिखता है, अंश बटे हर के रूप में दिखता है, तो वहां पे अंश बटे हर वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए और क्लियर होगा आपका। अब देखिए आगे प्रश्न नंबर 6।
पांचवा प्रश्न थोड़ा छोटा है, ऐसा ही है, बट छठा प्रश्न थोड़ा बड़ा है और इसमें पांचवा प्रश्न भी आपका उसी तरीके से हल हो जाएगा। तो हम छठा प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपको दे रखा है x³ प्लस x² y प्लस xy² प्लस y³ इक्वल्स टू 81 के। ये आपके पास प्रश्न है। अब देखिए वही इम्प्लिसिट है, आपको दिख रहा है, अस्पष्ट फलन है y के लिए, तो आप इसे हल कर नहीं सकते हैं, तो आप सीधे सीधे x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब है कि x इसमें आपके पास इंडिपेंडेंट मान के चलेंगे और y आपका डिपेंडेंट रहेगा। तो सबसे पहले x³ का करेंगे तो 3x², पावर सामने आ जाया करती है, एक घात कम हो जाया करती है, प्लस में अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए फिर आपके पास वो दो फलन बन रहे हैं, ठीक है ना, एक x² है और दूसरा y है। तो वही फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के वाले फॉर्मूले से करेंगे। सबसे पहले का अवकलन x² का जब अवकलन करेंगे तो 2x आएगा और y को रखेंगे जो कहते हो, प्लस में अब की बार x² को जो कहते हो रखिए और y का करेंगे तो dy/dx, ठीक है। y का आएगा तो 1 ही, पर क्योंकि डिपेंडेंट है तो 1 को तो हमने इसमें लिखा नहीं है और उसका डेरिवेटिव dy/dx उसके साथ लिख दिया, प्लस ये तो हो गया। अब आगे आइए, यहाँ पर भी आपके फिर वही दो ही फंक्शन बन रहे हैं x और y²। तो पहले x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा, इंटू में y², ठीक है, प्लस अब की बार x जो कहते हो और y² का करेंगे तो 2y, और y का कर रहे हैं तो उसके साथ में उसका डेरिवेटिव भी जाएगा dy/dx, ठीक। इसका भी हो गया। अब आते हैं y³ पर। y³ का 3 तो सामने जाएगा और y² जैसे हमने x का किया था 3x², उसी तरीके से हमने y का भी कर दिया 3y², बट अंतर क्या है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है तो इसके साथ dy/dx लिखेंगे और बराबर, अब बराबर से इधर भी आ जाइए, जो रखा हुआ है उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, 81 का डिफरेंशिएशन, क्योंकि एक कांस्टेंट है, अचर पद है, और अचर का आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, ठीक है। अब देखिए जहां जहां भी आपको dy/dx मिल रहे हैं वहां से कॉमन लेना शुरू कर दीजिए और बाकी जो टर्म्स आपके बचे हुए हैं सबको दाहिनी तरफ लेके जाइए। तो देखिए dy/dx 1, 2 और 3 जगह पर आपके पास है। इन तीनों में से हमें dy/dx कॉमन लेना है। कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपके पास बचा x², यहाँ से आपके पास बचा 2xy प्लस 2xy एंड वहाँ से आपके पास बचेगा 3y², ब्रैकेट बंद हो गया, और बाकी सबको बराबर से दूसरी तरफ लेके जाइए। एक तो आपके पास 3x² है माइनस 3x², माइनस में 2xy, ये भी इधर जाके माइनस का ही हो जाएगा, और माइनस में y²। ये आपके पास तीनों फंक्शन जो dy/dx से मुक्त थे, 1, 2 और 3, इन्हें हम बराबर से दूसरी तरफ ले गए, ठीक। अब देखिए ये चला जाएगा पूरा का पूरा उसके अपॉन में, और इधर बचा रह जाएगा आपके पास dy/dx जो रिक्वायर्ड था, जो आपसे पूछा जा रहा था। इनमें से ऊपर से सबसे माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस को बाहर निकाल दीजिए, तो आपके पास 3x² प्लस में 2xy प्लस में y² और बटे में ये पूरा का पूरा टर्म्स आपका, ये पूरा का पूरा व्यंजक आपका बटे में आ जाएगा, x² प्लस 2xy और प्लस में 3y²। ये आपका dy/dx आ गया। तो बच्चों करते हुए आपको ध्यान ये रखना है कि कब कहाँ पर आपके दो फलन बन रहे हैं, कब कहाँ पर आपके पास एक फलन है, और बस जब भी आप y का डिफरेंशिएशन करें तो उसके साथ dy/dx जरूर लेके चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल इसी तरीके से है। 7वां प्रश्न करते हैं हम एक बार। 7वें प्रश्न में देखिए आपको दे रखा है sin² प्लस cos xy और इक्वल्स टू k।
ठीक है। और आपका 8वां प्रश्न सिंपल है, उसी तरीके से इस पे ध्यान देंगे तो वो 8वां भी आपका हो जाएगा। सबसे पहले आप स्क्वायर का करते हैं। ये मान के चलिए कि जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखा हुआ है, साइन वाई को आप एक्स की तरह ट्रीट करेंगे और उसका स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो स्क्वायर में क्या हुआ करता था, पहले 2 घात सामने जाती थी, वो लाइन तो आप लिख ही लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स या एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। सबसे पहले स्क्वायर का, तो वो तो सामने चला जाएगा 2 साइन वाई जो कहते हो, क्योंकि मैंने कहा कि साइन वाई को आप एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। अब स्क्वायर का आपने कर दिया, अब बारी आती है साइन वाई की। साइन वाई का करेंगे तो कितना आएगा, कोस वाई। और अब बारी आती है वाई की, तो वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ये हमारे पास साइन स्क्वायर वाई का हो गया, ठीक है। पहली एक्सरसाइजेज में भी हमने स्क्वायरिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो थे उनका डिफरेंशिएशन किया था प्लस में। अब आगे आ जाइए, पहले इसमें देखते हैं हम आउटर फंक्शन, बाहर वाला फंक्शन कौन है, कोस है। तो सबसे पहले कोस का करेंगे और इसे एक्स वाई को आप लाइक एक्स की तरह ट्रीट करके चलेंगे, तो कोस का क्या होगा आपके पास, माइनस में साइन, और इसे हमने कहा कि एक्स की तरह ट्रीट करके चलेंगे तो ये इकट्ठा चलेगा एक्स वाई। ये हमारे पास कोस का हो गया। अब आता है अंदर एक्स वाई आपके पास 2 फलन बन रहा है, जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था उसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड से इसे करेंगे। इनटू में x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, y जो का त्यों, प्लस में अब की बार x जो का त्यों और y का dy ओवर dx। ये हमारा डिफरेंशिएशन पूरा हुआ और इक्वल्स टू, अब बराबर से इधर आएंगे, k आपका एक अचर पद है और अचर पद का डिफरेंशिएशन तो आपको पता है क्या होता है, 0, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए dy ओवर dx वही कॉमन लेना है। बेटर तरीका तो ये है कि यहीं से आप डायरेक्टली भी dy ओवर dx कॉमन ले सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्टली dy ओवर dx कॉमन लेने में दिक्कत हो रही है तो आप माइनस साइन एक्स वाई की अंदर गुणा कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये तो आपको दिख रहा है 2 साइन a कोस a का फॉर्मूला, साइन 2a लिख सकते हैं इसकी जगह, तो वो हम लिख देते हैं साइन 2y, ठीक है। साइन 2a का फॉर्मूला है 2 साइन a कोस a, उसी से हमने यहाँ पे साइन 2y लिख दिया, इंटू में dy ओवर dx प्लस माइनस साइन एक्स वाई की गुणा जब इसमें करेंगे तो माइनस साइन आएगा आपका सामने और y आएगा साइन एक्स वाई, इसकी गुणा हमने इसमें करी। फिर इस माइनस साइन एक्स वाई की गुणा आगे करेंगे, माइनस में x साइन एक्स वाई और इंटू में dy ओवर dx बराबर 0 हो गए, ठीक है। ये आप डायरेक्टली भी कॉमन ले सकते थे और नहीं तो आप इस तरीके से गुणा करके अब कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए कॉमन क्या आता है, जब dy ओवर dx आप लेंगे तो 2 टर्म्स आपके पास dy ओवर dx वाले हैं, इनमें से कॉमन लीजिए, यहाँ से आपके पास बचा साइन 2y, ठीक, और यहाँ से आपके पास बचा माइनस में x साइन एक्स वाई, ठीक है। और जो अब बचे हुए टर्म्स हैं आपके, उन्हें आपको बराबर से दाहिनी तरफ लेके जाना है। बचा हुआ कौन था आपके पास, ये टर्म्स था, और बराबर से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा y साइन एक्स वाई, ठीक है। अब ये उसके अपॉन में चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगी dy ओवर dx की वैल्यू, उधर रखा हुआ है y साइन एक्स वाई और अपॉन में साइन 2y माइनस में x साइन एक्स वाई। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, dy ओवर dx की वैल्यू निकल के आपके पास आ गई। तो इस तरीके से ये इम्प्लिसिट फंक्शंस थे आपके प्रश्न नंबर 8 तक, वही आपको दे रखे हैं, तो आप इस तरीके से इन्हें हल कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 9 से लगाकर 15 तक, जिसमें आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको दे रखे हैं। इन्हें आपको हल करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो होते हैं, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, अभी हमने साइन 2a का फॉर्मूला रखा, 2 साइन a कोस a, ये आपके सभी तरीके से आपके याद होने चाहिए कि साइन 2a का 10 में क्या होता है, कोस 2a का 10 में क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। टेन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 3a का फॉर्मूला क्या होता है। उन फॉर्मूले से ही हम आगे के क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए कैसे हम करते हैं प्रश्न नंबर 9। 2 तरीके हैं इस प्रश्न को करने के।
एक थोड़ा टफ है, टफ तो नहीं, लंबा है तरीका, जिसमें गुणा भाग में ज़्यादातर बच्चे उसे सॉल्व करने में या उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने में दिक्कत में आ जाते हैं और वहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं। पहले उसी को देखते हैं, जो आपको तरीका समझ में आए, जो आपको बेटर लगे, उससे आप प्रश्न को करेंगे। प्रश्न नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं। ये है आपके पास y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, एक हमने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या हुआ करता था कि आप t बराबर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स t के, ठीक। तो अब यहाँ पर आप निकालेंगे इसका dy ओवर dt, t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। साइन इनवर्स का आपके पास 1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अब वापस इसमें t की वैल्यू भी रख सकते हैं आप, जो आप t मान के चले थे, 1 अपॉन √ के अंदर 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक। इसे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 4x स्क्वायर और पूरे का √ ये हमारे पास dy ओवर dt आ गया। अब यहाँ से आपको निकालना है dt ओवर dx। ये आप करेंगे अंश बटे हर से, ठीक। क्या था आपके पास फॉर्मूला? हर का वर्ग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हर जो का त्यों 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंश का अवकलन वो आपके पास 2 हो जाएगा, माइनस में अंश जो का त्यों 2x और हर का अवकलन ये भी आपके पास 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास dy ओवर dt आ गया और यहाँ से हमारे पास dt ओवर dx आ गया। अब जब आपको dy ओवर dx निकालना है तो वो आपको प्राप्त होगा dy ओवर dt और गुणा में dt ओवर dx। इन दोनों की गुणा करने के बाद देखिए dt से dt का प्रभाव खत्म हो रहा है, तो यहाँ से dy ओवर dx काटेंगे नहीं इसे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, dt से dt को काट देते हैं, वो नहीं करना है आपको। डेरिवेटिव इस तरीके से नहीं कटेंगे आपके, ठीक है ना। तो अब इन दोनों की, इसकी और इसकी गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद फिर आपका आंसर आएगा। तो थोड़ा सा टिपिकल सा पड़ता है, गुणा भाग करना और इन्हें एडजस्ट करना, स्क्वायर रूट के अंदर भी हैं कुछ टर्म्स आपके। तो इससे आसान तरीका, अगर आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले याद हैं तो, अब वो देखते हैं हम आसान वाला तरीका। देखिए, हमने पढ़ा था साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। ये हमने सर्वसमीका पढ़ी थी और इसे सिद्ध भी किया था आपने 11th क्लास में। इन्हें साइन कोस में बदल के इसके इक्वल हम प्रूव करा करते थे। तो इसे अब एज ए फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, अगर x की जगह tan थीटा रखा जाए तो देखिए ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और बाहर रखा हुआ है साइन इनवर्स, ठीक। करना शुरू करते हैं। हम यहाँ मान के क्या चलते हैं, माना, चलिए इधर ही करते हैं, माना x बराबर tan थीटा के, x tan थीटा के बराबर है, अथवा थीटा बराबर tan इनवर्स x के। थीटा को इधर सॉल्व करते हैं तो tan इनवर्स इधर चला जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे रखना शुरू कीजिए, ये क्या आएगा आपके पास, y इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स, तो बाहर जो कहती हूँ ये किसकी जगह, इसकी जगह क्या रखेंगे हम, साइन 2 थीटा, ब्रैकेट में साइन 2 थीटा। और देखिए फंक्शन के ऊपर उसका इन्वर्स फंक्शन अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, इसका प्रभाव समाप्त होगा, यहाँ पर बचेगा आपके पास 2 थीटा, ठीक। और यहाँ पर अब आप थीटा की वो वैल्यूज जो आपने निकाली थी वो रख सकते हैं, 2 तो जो कहते हैं, और थीटा की वैल्यू कितनी थी आपके पास, tan इनवर्स x।
अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहां से dy ओवर dx इज इक्वल टू दो तो आपका गुणांक है, इसे कुछ नहीं कहेंगे, टेन इनवर्स का करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आपके पास आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बड़ा आसान तरीका है, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन अगर आप करें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज लेके ही आप सब्स्टिट्यूशन करें तो ये आसान हो जाता है। गुणा भाग जोड़ घटा वो आपकी कम से कम हो जाती हैं और गलती के चांसेस आपके कम रह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस क्वेश्चन में कौन से सब्स्टिट्यूशन लेके चलना है, क्या मान के किस में चलना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10वें प्रश्न में आपको दे रखा है y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब और बटे में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पर आगे आपको कंडीशंस भी दे रखी हैं कि x जो है आपका वो लाई करता है किसके बीच में, -√3 से प्लस 1/√3 के बीच में है, -1/√3 से प्लस 1/√3 में है। तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए अगर मान लीजिए ये है कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू समथिंग, आपको कुछ भी दे रखा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो आप -1/√3, ठीक, उसकी वैल्यू क्या होती है 1/√3 इनिशियल वैल्यू। ये हमने थीटा का व्यापक मान जब ज्ञात किया था कक्षा 11 में, तब हमने देख लिया था कि tan इनवर्स -1/√3 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। वो आपके पास सबसे पहले आपको तरीका बताया था कि 1/√3 देखिए वो कितने की वैल्यू होती है, 30 की होती है। माइनस में 1/√3 आपको दूसरे चतुर्थांश में लेके जाना पड़ेगा तो 180 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आपको दे रखा है कि x लाई कर रहा है 1/√3 और -1/√3 के बीच में, तो इसका मतलब होगा कि जो हमारे पास इसका कोणांक आएगा, थीटा जो हमारे पास आएगा, जो भी कोणांक हम लेके चलेंगे थीटा या जो भी माने हम, वो आपका लाई करेगा किसके बीच में, ये आपका पड़ेगा 150 की वैल्यू 150 की, और ये आपके पास पड़ेगी 30 की वैल्यू। यानी कि थीटा जो है 30 डिग्री और 150 डिग्री, या रेडियन में आप इसे लिखना चाहें तो π/6 से किसके, ये आपके पास हो जाएगा 5π/6 के, रेडियन में बदल दीजिए इन्हें, तो इनके बीच में थीटा की वैल्यू लाई करेगी। तो इसका मतलब ये होता है हर प्रश्न में आपको इस तरीके की कंडीशन, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको दिया जाएगा डिफरेंशिएशन के लिए, तब आपको ये कंडीशंस दी जाएंगी, ठीक। अब आते हैं प्रश्न पर। देखिए अगर आप ध्यान दें 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपके पास tan 3 थीटा का फॉर्मूला हुआ करता था, तो बाहर भी tan ही रखा हुआ है, tan 3 थीटा आपको मिल जाएगा, इनवर्स फंक्शन आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका डिफरेंशिएशन आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, माना x बराबर tan थीटा, वही जैसे पहले प्रश्न में लिया था, तो यहाँ से थीटा बराबर tan इनवर्स x के। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन ये शुरू कर दीजिए इसमें, तो y बराबर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और ये आपके पास हुआ tan इनवर्स, अब ये भी आपको बताया किसका फॉर्मूला है, tan 3 थीटा का, आपके याद भी होगा, इनवर्स फंक्शन है, समाप्त होगा ये यहाँ से, तो 3 थीटा रह जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 थीटा। अब ये थीटा की वैल्यू वापस इसमें रख देंगे उठा के, तो y का एक्चुअल मान हमारे पास क्या हुआ, 3 tan इनवर्स x के। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए उठा के, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इधर तो आपके पास dy ओवर dx हो जाएगा, 3 आपका गुणांक है तो 3 तो ऊपर रहेगा और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।
तो ये आपको मैंने अभी बताया कि इनमें सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखिए मैं आपको बताता जा रहा हूं कि किस क्वेश्चन में आपको क्या सब्स्टिट्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में कोस इनवर्स, अगर आप ध्यान दें तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये आपका कोस इनवर्स कोस 2 थीटा बन जाएगा, और जब कोस से कोस का इफेक्ट खत्म होगा तो केवल y इज इक्वल टू 2 थीटा रह जाएगा, और वापस इसी तरीके से उसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बाहर दे रखा है साइन इनवर्स, और अंदर बन रहा है प्रश्न नंबर 12 में अंदर बन रहा है आपके पास कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। तो इस प्रश्न को करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कोटिपूरक कोणों के जो मान हम लिया करते थे, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो हम लगाया करते थे, उसका सहारा हम लेके कोस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। देखते हैं एक प्रश्न नंबर 12 में, 12वें प्रश्न में हमें कैसे करना है। आपको दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें मैंने आपको कहा कि x इज इक्वल टू टेन थीटा मान लीजिए, ये आपके पास कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x के सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये आपके पास हुआ कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। बाहर साइन इनवर्स है और अंदर कोस है, हमें तो अंदर भी साइन ही चाहिए था, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री लगाएंगे इसका साइन इनवर्स, और कोस को आप लिख देंगे साइन 90 माइनस या π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा या साइन π/2 माइनस थीटा वो आपके पास कोस थीटा के इक्वल हुआ करता था, तो कोस को हमने साइन के टर्म्स में चेंज कर दिया। अब देखिए साइन इनवर्स से साइन का प्रभाव समाप्त होगा। अब आपके पास बचा रह गया y इज इक्वल टू π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक, थीटा की वैल्यू जो वहाँ से है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, वही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर तो dy ओवर dx इज इक्वल टू π/2, एक अचर पद है आपके पास, कांस्टेंट है, तो इसका तो 0 हो जाएगा। माइनस में 2 गुणांक है, इसे तो सामने ऊपर झुकाते हुए रखिए, और टेन इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा। तो आंसर आपके पास आया माइनस में 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आपके बाहर साइन इनवर्स दे रखा है, अंदर कोस है, या बाहर कोस दे रखा है, अंदर साइन इनवर्स है, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री लगा के उसे चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके का प्रश्न है फिर आपका 13वां भी। देखिए जैसे हमने प्रश्न नंबर 9 किया था, बिल्कुल सेम वही है 13वें प्रश्न में भी बाहर, बट इसमें कोस इनवर्स दे रखा है, तो वही कॉम्प्लीमेंट्री लगा के इसे कोस में कन्वर्ट कर लेंगे आप। प्रश्न नंबर 14 में x इज इक्वल टू, आप साइन थीटा भी मान सकते हैं और कोस थीटा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान के आप इसमें कर सकते हैं। साइन थीटा ही लगा देंगे तो 2 साइन थीटा अपॉन अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, और वो अंडर से बाहर निकल आएगा कोस स्क्वायर हो कोस थीटा होके, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा यानी कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन से साइन आपका इफेक्ट खत्म हो जाएगा और केवल 2 थीटा रह जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 15 भी देख लीजिए एक बार। 15वें प्रश्न में लास्ट क्वेश्चन है आपका ये 15वां, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पर अब आपको देखिए इस तरीके का कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है आपने, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा इसमें, कोस थीटा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू आपके पास हुआ सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1,
और ध्यान दीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका फॉर्मूला हुआ करता था, cos 2 थीटा का। तो ये आपके पास सेक इनवर्स तो बाहर है और 1 अपॉन cos 2 थीटा, और 1 अपॉन cos किसके इक्वल होता है, सेक के। तो ये आपके पास है एक्चुअल में y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। अब देखिए सेक से सेक का प्रभाव समाप्त हुआ, तो यहाँ पर है आपके पास 2 थीटा और थीटा की वैल्यू वहाँ से रख दीजिए 2 cos इनवर्स x के। ठीक है, अब उठा के इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, वही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 2 तो गुणांक है, कुछ नहीं होगा उसका, cos इनवर्स का करेंगे तो माइनस में 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आपके पास आया -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन का आसान तरीका था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन जो हो उसमें सब्स्टिट्यूशन का ध्यान रखिए आप कि ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन ही आप करें। टी मान के अगर आप प्रश्न को करेंगे तो वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और उसमें गलती के चांसेस आपके बढ़ते रहेंगे। देखो बच्चों, ये जो डिफ्रेंशिएशन है आपका काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं इसमें, ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर बोर्ड के पर्पज़ से, आपके एग्जाम के पर्पज़ से कहें तो ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे, डिफ्रेंशिएशन के आपके 1 या 2 प्रश्न आएंगे, और जो इसके अनुप्रयोग हैं, जो इसके एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स या अवकलन के अनुप्रयोग, उसमें से प्रश्न आपके आते हैं जो बड़े नंबर्स के आते हैं। तो आपको उनमें डिफरेंशिएशन का जब प्रयोग करना पड़ेगा तो आप वहां पर चूके नहीं, वहां डिफरेंशिएशन आप गलत ना करें, इसलिए आपको इस डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। अब देखिए, मैं आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन बताता हूं, वो मैं आपको नोट करवा दे रहा हूं कि कुछ आपके इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन जो आपको इंटीग्रेशन में भी, समाकलन में भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होंगे, उन्हें भी आपको कब किस तरीके का सब्स्टिट्यूशन करना है, तो इसे आप नोट भी कर लेंगे और अच्छी तरीके से ध्यान में भी रख लेंगे। देखिए, जब भी आपको कहीं पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, ठीक है, ये चाहे अंडर रूट के अंदर हो चाहे ये बाहर हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपको दिखा रहा है कहीं पे, तो x इज इक्वल टू हमेशा मान के चलेंगे साइन थीटा या कोस थीटा। ये अपनी जरूरत के हिसाब से आप मानेंगे। ठीक है, जरूरत का मतलब यह है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर आपको कोस स्क्वायर चाह रहा है तो साइन थीटा मानिए, और अगर आपको साइन थीटा चाह रहा है तो कोस थीटा मानिए कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा वो कन्वर्ट होकर साइन स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पे दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इस कंडीशन में आप x इज इक्वल टू सेक थीटा या कोसेक थीटा मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से कब सेक थीटा लेना है, कब कोसेक थीटा लेना है, समाकलन में इनका बहुत ज़्यादा प्रयोग है आगे, और डिफरेंशिएशन में भी है, तो आप इन्हें अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और यदि आपको कहीं पर मिले 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों कंडीशंस में आपको x इज इक्वल टू टेन थीटा या कोट थीटा लेके चलना पड़ेगा। तो इन्हें आप नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा ताकि आगे समाकलन में आपको काम आए। देखिए, डिफरेंशिएशन का यूज़, डिफरेंशिएशन जो आपने आगे करना है, एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव और अवकलन के अनुप्रयोग उसमें भी आएगा, अवकल समीकरणों में भी आएगा, तो काफ़ी इसका प्रयोग है। और सही बात तो यह है कि जिसका अवकलन बहुत अच्छा होता है उसे समाकलन में कोई दिक्कत नहीं आती है। समाकलन में आपको दिक्कत आ जाएगी अगर आपके अवकलन और अवकलन के सूत्र याद नहीं होंगे, अच्छी तरीके से आप इसे नहीं करेंगे। तो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक अवकलन के लिए, इसे अच्छी तरीके से करिए। जो उदाहरण आपको दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स आपकी बुक में आपको दे रखे हैं, उन्हें भी करते रहिए, वीडियोज़ को देखते रहिए, समझते रहिए। वीडियोज़ पसंद आए तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, ठीक है, अपने मित्रों के साथ उसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।